हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 के लिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी यहाँ पर जीएस की कराई जा रही है। जीएस की साथ ही एजुकेशन पेपर सेकंड की, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट आपकी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इसकी पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ हम लोग अब क्या है, 1 बाय 1 मतलब हर दिन आपको एक एक वीडियोस ऐसे मिलती रहेंगी। पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर को भी साथ में डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि जब तक भी आपका पेपर, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब भी आपका होगा तो आपका करंट से लेके बाकी जीएस का जितना भी पोर्शन है वो सारी तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो दे दिए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी सारा जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ पीवाईक्यूज है। देखिए, आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो देखिए, शिक्षण, यहाँ पर प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियाँ, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। टीचिंग और रिसर्च का आपका यूनिट 2 में ही सेकंड में आपका दे रखा है। तो आपको क्या है कि इन चीज़ों से संबंधित पीवाईक्यूज आपको करने हैं, साथ ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करने हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने वही लिए हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है, ये सब आपके पीवाईक्यूज हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो देखिए, शैक्षिक दक्षता से मतलब एजुकेशनल इफिशियंसी है। इससे मतलब क्या होता है, तो देखिए, शैक्षिक दक्षता मतलब किसी चीज़ में आपकी निपुणता, आपकी उसमें दक्षता कितनी, आपका कितना इसमें स्किल कितना डेवलप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन ही इससे संबंधित होंगे। शिक्षण कौशल में निपुणता, मास्टरी ऑफ टीचिंग स्किल्स, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। और उसके बाद शिक्षण में संचार माध्यम तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, मतलब ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसका ये राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षिक दक्षता का सामर्थ्य अर्थ जो है शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त होने से है, ठीक है। तो ये सारे ही इसके आंसर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये भी देखिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये आपका हुआ था 2019 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को बहुत सही से पढ़ के आपको देना है। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा है ना। तो मापन मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं, यही ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि मापन और मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको ये इसके फॉन्ट छोटे लग रहे हो तो आप जूम करके देख सकते हैं। देखिए, मूल्यांकन और मापन में कंपैरिजन अगर हम बात कर लें तो मूल्यांकन इवेल्युएशन क्या होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है, ब्रॉड लेवल का होता है। ये छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्यों का अंकन करता है, ठीक है। तो एक तो यही बात हो गई। देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन भी कह रहा है मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है ना। तो एक तो यही इसका हो गया। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। अब यह मापन में देखिए, मूल्यांकन और मापन का हम यहाँ पे कंपैरिजन देख रहे हैं। तो मूल्यांकन का क्षेत्र क्या हुआ, व्यापक है। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करता है लर्नर की। मापन का क्षेत्र क्या होता है, एक लिमिटेड है, मतलब मापन जो है मूल्यांकन का ही एक इसका अंश होता है, ठीक है। मापन व्यवहार के कुछ ही आयामों को प्रतीक प्रदान करता है, मतलब तो इसका ही ये मतलब इसी का पार्ट होता है। मूल्यांकन एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने पढ़ा होगा सीसीई पैटर्न, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। मापन क्या है, सतत प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया का ही अंग है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर क्वालिटेटिव तथा क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, मतलब संख्यात्मक और वर्णात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। इसको भी हमने बहुत पहले पढ़ रखा है। आप लोग सब लोग नेट क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बहुत अच्छे से जानते हैं। मापन में केवल क्या है, परिमाणात्मक निर्णय लिए जाते हैं, मतलब संख्यात्मक, है ना। तो यही कह रहा है यहाँ पर, देखिए इसका ऑप्शन दिया है जो थर्ड पॉइंट कह रहा है, मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है ना, यही चीज़ है। मूल्यांकन में मापन द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का विश्लेषण, व्याख्या व जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ठीक है। और मापन में मूल्यांकन हेतु आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। मूल्यांकन द्वारा यहाँ पर देखिए
निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव है। ठीक है, यहाँ पर रिमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग संभव है। मापन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कंपैरिजन हैं जो कि हम लोग टू द पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है ये पेडागॉजी है। इससे संबंधित और भी टर्म्स को समझ लीजिए। बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को पेडागॉजी कहते हैं। बच्चों के अध्यापन के लिए जिस आर्ट और चातुर्य मतलब स्किल, विज्ञान और कौशल का प्रयोग किया जाता है उसे पेडागॉजी कहते हैं। सहभागी शिक्षण विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समावेश होता है और लर्नर सेंटर यहाँ पर टीचिंग होती है। ठीक है, तो लर्नर की जितनी भी नेसेसिटी है, जितनी नीड है, उनको ध्यान रखा जाता है। शिक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, टीचर की बनती है। ठीक है, इसके अलावा पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड हेटोगॉजी ये भी टर्म्स आते हैं आपकी इसमें टीचिंग अप्रोच में। तो देखिए एंड्रोगॉजी क्या है, ये है आपकी लर्निंग, एडल्ट्स के लिए लर्निंग होती है। ठीक है, वयस्कों के सीखने के लिए सुविधा होती है जो स्वनिर्देशित है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स हैं। और ह्यूटागॉजी क्या है, ह्यूटागॉजी द मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग फॉर सेल्फ मैनेज लर्नर्स। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी हमने जान ली, इससे संबंधित और भी जो टर्म्स होते हैं इसीलिए मैं साथ में आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेपर का कोई आइडिया नहीं है। और हायर एजुकेशन के सवाल में अभी बल्कि रिसेंटली अभी जो नेट के एग्ज़ाम हुए हैं, मैं नेट का भी यहाँ पर सिलेबस करवाती हूँ, नेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पेपर एजुकेशन। तो उसमें आपने देखा होगा कि पेपर का जो पैटर्न है अब काफ़ी हाई लेवल का हो गया है। तो नेचुरली हायर एजुकेशन के लिए जो होगा उसमें भी कुछ टिपिकल सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को उन चीज़ों को भी जानना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट की बात करता है कि किस शिक्षण स्तर में लर्नर को अवधारणाओं के पॉजिटिव जो है एग्जाम्पल्स के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट वो किस लेवल पे कर सकता है, यहाँ पर देखिए ये होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, और आपका ये एक होता है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, ये कम एज में होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली यहाँ पर इन मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, मतलब लर्नर सेंटर्ड, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि उन विधियों की पहचान करें जो लर्नर सेंटर्ड होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी हैं, प्रोजेक्ट वर्क है, चॉक एंड टॉक है, लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड टीचिंग एंड सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। ठीक है, तो सिमुलेशन भी क्या है, आपकी एक टीचिंग मेथड होती है। और यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये है आपका, इसमें कंप्यूटर एडेड टीचिंग एंड सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर देखिए जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, यहाँ पर क्या होता है, लर्नर्स को एक यहाँ एक्टिव एजेंट के रूप में देखा जाता है। वे अपने स्वयं के ज्ञान, पिछले अनुभव, शिक्षा और विचारों को लेकर आते हैं और ये इस बात को इफेक्ट करता है कि वो कैसे नई जानकारी लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये किससे डिफरेंस हुआ, इसका ये हुआ ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्टर सेंटर अप्रोच से। जो पहले थी ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाए जाते थे कि खाली लेक्चरिंग मेथड होती थी, वहाँ पर जो लेक्चर है वो टीचर के द्वारा दिया जाता था, जो गुरुकुल वगैरह की व्यवस्था थी वैदिक काल में, है ना। तो उस समय क्या थी, ऐसे ही जो टीचिंग अप्रोच थी, तो वहाँ पर इन चीज़ों पर लर्नर का ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है, ये आपकी लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। ठीक है, तो इसमें भी कई मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को हम फिर पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को मैं वहाँ पे कवर कर लूँगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, ये आपका RPSC में आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में 2018 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी आपको पता होना चाहिए, सब क्या है, हायर एजुकेशन से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आपकी जो आई थी स्कीम 2006-07 में आई थी, भारत सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की श्रृंखला के तहत प्रारंभ किया गया था। और इसमें जो एजुकेशन की व्यवस्था है वो क्या है, 12वीं तक की हॉस्टल की सुविधा युक्त शिक्षा का यहाँ पे प्रबंध होता है। किसके लिए है,
जो है मेन यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध होता है। और इसके खर्च की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार का यहाँ पर जो रेशियो होता है वो 75 और आपका 25, ये 25 और अनुपात है 25, मतलब केंद्र का और राज्य सरकार का ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, 75 और 25, 75 केंद्र सरकार का है, 25 राज्य सरकार का। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो कौन सी होती है, क्योंकि 12th तक के लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दी जाती है। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब विद्यालय मानचित्रण होता क्या है, तो ये विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का समूह है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। ठीक है, तो यही होता है विद्यालय मानचित्रण। और इसमें जो है आपका ये जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये है, यहाँ सी ऑप्शन है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है। ठीक है, मैपिंग की बात हो रही है। तो यहाँ इसमें आपने पढ़ा होगा विद्यालय प्रबंधन, आपका विद्यालय प्रबंधन शासन व्यवस्था में इन चीज़ों को आपने पढ़ी होंगी, है ना, कि क्या शेप होना चाहिए, क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्लासरूम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, है ना, कितना उसका एरिया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से कथन नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के बारे में है? इनमें से आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हैं कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे चूज़ करना है। अब देखिए नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट NRT की बात कह रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के बारे में जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्म रेफरेंस एवेल्यूएशन और टेस्ट, यहाँ पर शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में एक नए विचार के रूप में इसको देखा जाता है। इस टेस्ट में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यहाँ पर ये सूचना देते हैं कि छात्रों ने पाठ्य वस्तु का कहाँ तक अध्ययन किया है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट की बात करते हैं कि उसने, तो इस तरह से ये कहाँ पर होगा, क्लासरूम में ही बात हो रही है। ये परीक्षण छात्र के बोध स्तर का मूल्यांकन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं। यहाँ पर जो परीक्षण परिणामों की व्याख्या कक्षा समूह के स्तर के रूप में की जाती है, वही जो मैंने बताया कि क्लासरूम लेवल में होगी, मतलब जो छात्र विशेष का अपने समूह में क्या स्थान है। तो इसका मतलब हुआ जहाँ पर भी अगर कहीं रैंकिंग की बात होगी तो वहाँ पे ये क्या होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ प्रतिशत मानों को महत्व दिया जाता है। इन परीक्षणों पर प्राप्त परिणाम अध्यापक को कोई रीइंफोर्समेंट प्रदान नहीं करते हैं ताकि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु नवीन दिशा अपना सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंकन प्रक्रिया के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र ने कितनी पाठ्यवस्तु का अध्ययन किया है, मतलब उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको अपनी जो शिक्षा के द्वारा कितना उसका डेवलप हुआ है। इन परीक्षणों का निर्माण परंपरागत तरीके से किया जाता है, मतलब ट्रेडिशनल। तो अगर इस तरह से यूज़ कर मतलब इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पे खर्चा भी कम होता है और यहाँ पे शैक्षिक जो प्रशासन की व्यवस्था वो भी कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, इकोनॉमिकली ठीक पड़ता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। इन परीक्षणों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मानकों का विकास करना आवश्यक होता है। कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाते हैं। ये परीक्षण कम उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि छात्र के संबंध में सामान्य जानकारी ही प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इनकी फीचर्स होता है कि ये मतलब एक बार जब यहाँ पर अगर बना लिए तो ये कई जो है लेवल्स में इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्म रेफरेंस एवेल्यूएशन और टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर इसमें आंसर इसके होंगे। तो यहाँ देखिए ये है आपका कवरिंग ए लार्ज डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विथ जस्ट फ्यू आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका एम्फेसाइजिंग डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल्स इन टर्म्स रिलेटिव लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा और फर्स्ट भी हो गया आपका। और उसके बाद आपका आता है फोर्थ, यहाँ पर होगा इंटरप्रिटेशन, मतलब यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि फोकसिंग ऑन ए स्पेसिफाइड डोमेन ऑफ लर्निंग टास्क विथ ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम मेजरिंग स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, और चौथा है निर्वचन के लिए सुपरिभाषित समूह की आवश्यकता, क्योंकि एक निश्चित समूह के लिए यहाँ पर इसको हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स ए क्लियरली डिफाइंड ग्रुप। ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा ये इसके राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका हो गया नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस ये आपके फॉर्मेटिव समेटिव
एवेल्यूएशन के जितने भी टाइप्स हैं इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान समाजशास्त्र के अधिकांश चरों की प्रकृति क्या होती है, अपरोक्ष होती है, जिसके कारण मापन की किसी एक मानक इकाई का होना संभव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्तांकों को बनाने, अर्थयुक्त बनाने और व्याख्या करने की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए कुछ ऐसे नॉर्म्स बनाए जाते हैं जिनके आधार पर यहाँ पर प्राप्तांकों की व्याख्या की जा सके, ठीक है। इसीलिए इसको हम नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग, मेरा मोटिवेशन भी काफ़ी गुना बढ़ जाता है, जिससे कि मैं फिर अगली वीडियो बनाने के लिए और अच्छा सोचती हूँ कि मुझे और कितना अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यशपाल समिति, यशपाल कमेटी जो है इसकी रिपोर्ट किससे संबंधित थी, तो 1993 में ये रिपोर्ट आई थी और ये थी आपकी लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग विदाउट बर्डन ये सभी को पता है, बिना बोझ के सीखना, मतलब जो लर्नर्स हैं उनके ऊपर बोझ, स्कूल बस्ते का बोझ कम कर दिया जाए, यही इसकी शिक्षा नीति थी। नेक्स्ट है आपका समीपस्थ विकास के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेट में एग्जाम आजकल बहुत ये जो है क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा गया है 2022 में 23 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, लर्निंग थ्योरीज हैं जो आपके टीचिंग मेथड्स में या टीचिंग जब स्किल की बात होती है तो वहाँ पर इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, ये था आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत था, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा भी होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD जिसको कहते हैं, और इसी से संबंधित इनका स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है, और यहाँ पे ZPD क्या है, ZPD मतलब विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब एक तो होता है कि बच्चे की जब खुद की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसके आधार पे सीखने की वो कोशिश कर रहा है। एक लेवल ऐसा आता है कि वो अपना जितनी क्षमता थी उतना उसने प्रयास किया, नेक्स्ट अब उसको क्या है, किसी के सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको किसी के सपोर्ट की, वो कोई टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकता है, किसी के सपोर्ट उसको, तो यहाँ जब वो सपोर्ट के माध्यम से जो सीखेगा और अपने माध्यम से जो सीखा, अब इन्हीं दोनों लेवल का जो अंतर होता है इसी को हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD, ठीक है। और इसके फोल्डिंग क्या होता है, पहाड़ मचान लगाना इसको बोलते हैं, मतलब जो कि एक एफर्ट दिया जाता है, मतलब ठीक है। तो एक प्रोसेस है कि जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ये भी आपका वाइगोत्स्की का था। तो स्कैफोल्डिंग ZPD ये आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी में ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर आपके हम एक अलग नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपकी ऐसे ही सारा हम GS का टॉपिक यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे कि जितने भी आपके जो करंट वगैरह के टॉपिक होते हैं, बड़े होते हैं, यहाँ पे वीडियो में कवर नहीं हो पाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको एज ए PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।